नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के कुछ और गहरे सबकों पर नजर डालेंगे। हाँ, पिछली बार हमने वो बेसिक्स देखे थे, तैयारी वगैरह। बिल्कुल। आज बात करेंगे कि अपनी बात को असरदार कैसे बनाएं और टॉपिक कैसे चुनें, और सबसे जरूरी कि सुनने वालों से कनेक्ट कैसे करें। एग्जैक्टली। हमारे पास कार्नेगी के कुछ सूत्र हैं और उनमें कहानियां भी हैं, कुछ साइकोलॉजिकल बातें भी। हाँ, और आज की बातचीत का सार यही है, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि जुड़ना। देखेंगे कि कैसे कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जैसे पहली छाप बनाना या जिज्ञासा जगाना, ये सब हमें बेहतर स्पीकर बनने में कैसे मदद करते हैं। और कार्नेगी की कहानियां तो हैं ही जो इन चीजों को जिंदा कर देती हैं। हाँ, तो चलिए गोता लगाते हैं। पहला सूत्र, पहली स्पीच देने का सही तरीका। सुनने में बड़ा सीधा लगता है नहीं, इसमें काफी कुछ है। हाँ, ये सूत्र कहता है कि पहली स्पीच, खासकर शुरू के कुछ पल, बहुत मायने रखते हैं। मतलब सीधे मुद्दे पर मत कूदो, पहले सुनने वालों से जुड़ो। शायद उनका हालचाल पूछ लो या ये जान लो कि वो यहाँ क्यों आए हैं। ये जरूरी है। हाँ, और ये छोटी बात नहीं है, इसके पीछे वो है जिसे प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं। मतलब जो पहली छाप पड़ती है ना, वो टिक जाती है। बिल्कुल। और जब आप शुरू में थोड़ा पर्सनल होते हैं तो एक अपनत्व सा बनता है। इसे रैपो बिल्डिंग कहते हैं। अच्छा, रैपो बिल्डिंग। हाँ, इससे सुनने वाले सहज हो जाते हैं और आपकी बात सुनने को तैयार। वो अजनबीपन की दीवार थोड़ी गिर जाती है ना। दिलचस्प। और सूत्र ये भी कहता है कि टॉपिक पर तो रहो पर सिंपल रखो। हाँ, बिल्कुल। धीरे धीरे बताओ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। मतलब गहरा मत जाओ शुरू में। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ दो चीजें हैं। एक है कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड मतलब दिमागी बोझ। हाँ, एक तरह से अगर आप बहुत सारी मुश्किल जानकारी एक साथ दे दोगे ना, तो सुनने वाले का दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। नतीजा बोरियत या कंफ्यूजन। ओके। और दूसरी चीज? दूसरी है कर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अभिशाप। अरे वाह, ये क्या है? सीधी सी चीज है। जब आपको कुछ बहुत अच्छे से पता होता है, हाँ, तो हम भूल जाते हैं कि सामने वाले को वो नहीं पता। आप अपनी धुन में रहते हैं, बहुत ज्यादा तकलीकी बातें करने लगते हैं। ओह हाँ, ये तो होता है, मैंने देखा है। तो सरलता जरूरी है, बात भारी नहीं, असरदार होनी चाहिए। सही कहा। और आखिर में स्पीच का एक ढांचा बनाने की सलाह है। इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स और फिर कंक्लूजन। ये क्यों? ये सुनने वालों के लिए चीजों को आसान बनाता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव फ्लुएंसी। मतलब जानकारी कितनी आसानी से समझ आ रही है। अच्छा। जब स्पीच का एक स्ट्रक्चर होता है तो लोगों को पता होता है कि बात कहां से शुरू होकर कहां जा रही है। एक तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। तो दिमाग कम भटकता है और संदेश पर फोकस रहता है। सुनने का एक्सपीरियंस बेहतर होता है। इसे आजकल के हिसाब से सोचें। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे टीम को नया मुश्किल प्रोग्राम समझाना है। हाँ, अगर वो आते ही कोड और एल्गोरिदम बरसा दें तो आधे लोग सो जाएंगे। बिल्कुल। बेहतर होगा वो पहले पूछे, अच्छा बताओ अभी तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आ रही है, या इस नए प्रोग्राम से क्या उम्मीदें हैं। हाँ, कनेक्शन पहले। फिर सिंपल भाषा में फायदे बताएं, शायद कोई कहानी सुनाए कि कैसे ही उनकी जिंदगी आसान करेगा, और फिर आखिर में समेट दे। बिल्कुल सही। और इस पहले सूत्र के लिए कार्नेगी ने लियोनार्डस की कहानी बताई है ना। हाँ, वो कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। सुनाइए जरा। लियोनिडस एक बहुत पढ़ा लिखा जोशीला नौजवान था एथेंस में। उसे अपनी पहली बड़ी स्पीच देनी थी एक नए कानून पर। वो मंच पर गया और सीधे कानून के सबसे मुश्किल फिलोसॉफिकल पहलुओं पर बोलना शुरू। भारी भरकम ग्रीक लातिनी शब्द, बस अपनी विद्वत्ता दिखा रहा था। ओह, तो फिर क्या हुआ? लोगों ने पसंद किया? शुरुआत में कुछ विद्वानों ने सिर हिलाया शायद, पर आम जनता बोर होने लगी। खुसुर फुसुर, उबासियां। अरे बाप रे। और कुछ तो उठकर जाने भी लगे। इतनी तैयारी की पर स्पीच फ्लॉप। लियोनिडास समझ गया सिर्फ ज्ञान काफी नहीं, उसे पहुंचाना भी कला है। यहाँ साफ दिख रहा है वो कर्स ऑफ नॉलेज और ज्यादा कॉग्निटिव लोड ने सुनने वालों को दूर कर दिया। और शुरू में कोई जुड़ाव, कोई रैपोर बनाने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन उसने सीखा। अगली बार उसे गांव में सिंचाई की नई तकनीक पर बोलना था। अच्छा, इस बार क्या किया? इस बार अलग था। स्पीच से पहले वो गांव वालों के बीच गया, उनसे बातें की, उनके खेतों के बारे में पूछा, फसलों की चिंताएं सुनी। ये हुई ना बात। एक बूढ़े किसान से बारिश के बारे में पूछा, एक नौजवान से उसकी परेशानी जानी। मतलब असल में उनकी दुनिया को समझने की कोशिश की। ये है रैपो बिल्डिंग। सुनने वालों की नब्ज पकड़ी उसने।
और जब मंच पर गया तो सीधे तकनीक की बात नहीं, शुरुआत की उनकी चिंताओं से। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे क्या इस साल पानी बरसेगा, क्या फसल अच्छी होगी। अरे वाह। लोग तुरंत कनेक्ट कर गए। फिर सिंचाई के तरीके को एकदम सरल शब्दों में समझाया। सोचो, पानी सीधा पौधे की जड़ तक पहुंचेगा, एक बूंद भी बेकार नहीं जाएगी। छोटे छोटे उदाहरण दिए, कहानी सुनाई, फायदे नुकसान गिनवाए और स्ट्रक्चर वही रखा, परिचय, डिटेल्स और निष्कर्ष। तो नतीजा क्या रहा? शानदार। लोगों ने ध्यान से सुना, सवाल पूछे और आखिर में तालियों की गड़गड़ाहट। बहुत बढ़िया। लियोनार्डस ने सीखा कि ज्ञान जरूरी है, पर उसे परोसने का तरीका, लोगों से जुड़ने का तरीका शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ उसने वो सारे सिद्धांत सही से इस्तेमाल किए, प्राइमेसी इफेक्ट, रैपोर, कम कॉग्निटिव लोड और अच्छा ढांचा। बिल्कुल। तो पहली स्पीच में कनेक्शन और सिंप्लिसिटी कितनी जरूरी है ये तो साफ हो गया। हाँ। पर सिर्फ यही काफी नहीं है, सही विषय चुनना भी जरूरी है। और ये हमें ले जाता है कार्नेगी के दूसरे सूत्र तक, विषय का चुनाव। हाँ, ये भी बहुत अहम है। सूत्र कहता है कि या तो ऐसा टॉपिक चुनो जिसमें आपकी गहरी पकड़ हो, आप एक्सपर्ट हो, या फिर ऐसा टॉपिक चुनो जो सुनने वालों के लिए एकदम नया हो, जिसमें उनकी दिलचस्पी जागे, क्यूरियोसिटी बढ़े। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? एक्सपर्ट होने या नया टॉपिक होने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जब आप एक्सपर्ट होते हैं तो आपकी सोर्स क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। सोर्स क्रेडिबिलिटी मतलब आपकी बात में दम लगता है। हाँ। लोग भरोसा करते हैं कि आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। और जब टॉपिक नया और दिलचस्प होता है तो वो क्यूरियोसिटी इफेक्ट काम करता है, जिज्ञासा वाला असर। बिल्कुल। इंसान नई चीजें जानना चाहता है, ये उत्सुकता उन्हें ध्यान से सुनने पर मजबूर करती है। ये तो ठीक है, पर मान लीजिए सुनने वाले पहले से अनुभवी हैं और आप उस टॉपिक के बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, तब क्या करें? अच्छा सवाल है। ऐसी सिचुएशन में सूत्र कहता है कि बैलेंस रखो, ज्यादा गहराई में मत जाओ वरना आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो सकती है। तो फिर बेहतर है कि आप सिर्फ एक उच्च स्तरीय अवलोकन, मतलब एक ओवरव्यू दें। इससे आप अपनी लिमिट में रहकर भी कुछ यूजफुल जानकारी दे पाते हैं और सुनने वालों के ज्ञान का सम्मान भी करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से भी बचते हैं। इसका कोई आजकल का उदाहरण? जरूर। सोचिए, अगर शेयर बाजार का कोई जाना माना एक्सपर्ट युवाओं को निवेश के फंडे समझा रहा है, हाँ, तो लोग सुनेंगे क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी है। या फिर कोई एआई भविष्य में कैसे जिंदगी बदलेगा इस पर बात कर रहा है, तो लोग उत्सुकता से सुनेंगे, भले ही वो एआई डेवलपर ना हो। ठीक है। लेकिन अगर कोई नया स्पीकर अनुभवी बिजनेसमैन के सामने इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की बारीकियां समझाने लगे जिसके बारे में वो खुद कम जानता है, तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, बेहतर होगा वो सिर्फ मेन पॉइंट्स बताए, जैसे इस तिमाही के ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड्स। गहराई में जाना रिस्की है। इसे समझाने के लिए कार्नेगी ने प्राचीन रोम के सीनेटर विंसेंट की कहानी दी है। हाँ, विंसेंट की कहानी इस बैलेंस को बहुत अच्छे से दिखाती है। विंसेंट असल में एक अनुभवी इंजीनियर था। जब उसे रोम की नई जल वितरण प्रणाली पे बोलना था, जो एक मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था, तो उसने पूरे कॉन्फिडेंस और एक्सपर्टीज से बात की। अच्छा। पानी का बहाव, पाइपलाइन का ढलान, कौन सा मटेरियल यूज हुआ, सब बारीकी से समझाया। जाहिर है उसकी सोर्स क्रेडिबिलिटी ने काम किया, लोग उसे एक्सपर्ट मानकर सुन रहे थे। बिल्कुल। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे एक बिल्कुल अलग टॉपिक पे बोलना पड़ा, पार्थियन साम्राज्य के साथ नया ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, ये तो इंजीनियरिंग से अलग है। हाँ, ये टॉपिक विंसेंट और ज्यादातर रोमनों के लिए नया था, लेकिन लोगों में जानने की उत्सुकता थी, तो विंसेंट ने स्ट्रेटेजी बदली। क्या किया उसने? रिसर्च तो की, पर कानूनी दांव पेच में नहीं उलझा। उसने जोर दिया कि ये समझौता रोम के लिए कैसे नए दरवाजे खोलेगा, कैसे वहां से अनोखी चीजें आएंगी, नए बाजार मिलेंगे। उसने लोगों की जिज्ञासा को जगाया। अच्छा। उसने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया, उन तकनीकी डिटेल से बचा जिनके बारे में वो 100% श्योर नहीं था। बहुत स्मार्ट। उसने क्यूरियोसिटी इफेक्ट का इस्तेमाल किया और इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भी बचा। टॉपिक की नवीनता को अपनी ताकत बना लिया। और एक और बार उसे अनुभवी जनरलों के सामने पूर्वी सरहदों की सैन्य रणनीति पर बोलना था। विंसेंट कोई मिलिट्री एक्सपर्ट तो था नहीं। हाँ। तो उसने क्या किया? लड़ाई की योजनाओं या सैनिकों की तैनाती जैसी बारीकियों पर बात ही नहीं की। सिर्फ ये बताया कि मुख्य लक्ष्य क्या है और रिसोर्स कैसे बांटे जाएंगे, एक उच्च स्तरीय अवलोकन। हाँ। उसने जनरलों के अनुभव का सम्मान किया और अपनी लिमिट्स को समझा। विंसेंट की कहानी सिखाती है कि टॉपिक चुनना और उसे पेश करना एक कला है। आपको अपनी एक्सपर्टीज, टॉपिक की नवीनता और सुनने वालों के ज्ञान के बीच सही बैलेंस साधना होता है। बिल्कुल। कब गहराई में जाना है, कब जिज्ञासा पर खेलना है और कब सिर्फ ओवरव्यू देना, ये जानना ही कामयाब वक्ता की पहचान है। सही कहा। तो हमने देखा पहली स्पीच कैसे दें
और सही टॉपिक कैसे चुने। अब आते हैं सबसे जरूरी तीसरे सूत्र पर, श्रोताओं को समझना। कार्नेगी कहते हैं कि सबसे सफल स्पीच वही है जो सुनने वालों की जरूरतों, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी इच्छाओं से मेल खाए। और इसके लिए उनसे बात करना, उनके अनुभव जानना बहुत जरूरी है। ये शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है। यहाँ एम्पैथी यानी सहानुभूति काम आती है, खासकर कॉग्निटिव एम्पैथी, मतलब दूसरों के नजरिए से दुनिया को देखने की क्षमता। कॉग्निटिव एम्पैथी। हाँ, जब आप कोशिश करते हैं कि आपके सुनने वाले क्या सोच रहे हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, जरूरतें क्या हैं, तो आप ऐसी बातें कह पाते हैं जो उनके लिए रेलेवेंस रखती हों, मतलब प्रासंगिक हों। सही। जब लोगों को लगता है कि आप उन्हें समझते हैं, उनकी परवाह करते हैं और आपकी बात उनकी जिंदगी से जुड़ी है, तो उनका ध्यान और जुड़ाव कई गुना बढ़ जाता है। एक तरह की इमोशनल रेजोनेंस पैदा होती है। सूत्र में पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने पर भी जोर है। इसका क्या महत्व है? हाँ, ये बहुत पावरफुल है। जब आप अपना कोई निजी अनुभव, खासकर कोई चुनौती या गलती बताते हैं, तो दो चीजें होती हैं। एक, ये सोशल प्रूफ जैसा काम करता है, अरे ये भी हमारी तरह ही है। दूसरा, इसे वल्नरेबिलिटी डिस्प्ले कहते हैं, अपनी कमजोरी दिखाना। इससे आप ज्यादा मानवीय लगते हैं, पहुंच में लगते हैं। ये सुनने वालों और आपके बीच एक गहरा भरोसे का रिश्ता बनाता है, दिल से कनेक्शन बनता है। बिल्कुल। और जब आप उनसे बात करते हैं तो आप उनकी मानसिकता, उनकी छिपी इच्छाएं, उनके ज्ञान के स्तर को समझ पाते हैं। फिर आप अपनी बात को और सटीक बना सकते हैं। आजकल भी ये कितना सच है। सोचिए कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है जो युवा प्रोफेशनल से बात करने वाला है। हाँ, अगर वो पहले समझे कि उनकी चिंताएं क्या है, टैक्स बचाना, घर खरीदना, और फिर शायद अपना कोई पुराना अनुभव बताए कि कैसे उसने भी शुरू में पैसों को लेकर गलती की थी, तो लोग उससे ज्यादा जुड़ेंगे। बिल्कुल। या कोई टीचर जो छात्रों को बताए कि उसे भी परीक्षा से डर लगता था। एग्जैक्टली। और कार्नेगी ने सीनेटर मार्शियंस की कहानी से इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। हाँ, मार्शियंस की कहानी। उससे उन किसानों को एड्रेस करना था जिनकी फसलें सूखे से बर्बाद हो गई थीं। बहुत मुश्किल सिचुएशन। हाँ, वो लोग दुखी थे, निराश थे, शायद गुस्से में भी। मार्शियंस मंच पर जाने से पहले क्या करता है? वो भीड़ में उतर जाता है। अरे, किसानों से मिलता है, उनके सूखे खेतों के बारे में पूछता है, उनकी कहानियां सुनता है, उनके आंसू देखता है। वो उनके दर्द को महसूस करता है, समझ जाता है कि उन्हें लंबे चौड़े भाषण नहीं, हमदर्दी और मदद चाहिए। उसने उनकी मानसिकता को पकड़ा। ये है असली कॉग्निटिव एम्पैथी, बोलने से पहले सुनना और समझना। ये बहुत बड़ी बात है। और जब वो मंच पर गया तो उसने रोमन साम्राज्य की शान या अपनी अचीवमेंट्स की बात नहीं की। उसने शुरुआत की उन कहानियों से जो उसने अभी सुनी थी। मैंने तुम्हारी आंखों में अपनी फसल खोने का दर्द देखा है। ओह। फिर उसने अपना बचपन का किस्सा सुनाया कि कैसे उसके परिवार ने भी ऐसा ही सूखा झेला था। मैं जानता हूं तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं भी वहां रहा हूं। कमाल है। ये वल्नरेबिलिटी डिस्प्ले और सोशल प्रूफ का इतना शक्तिशाली उदाहरण है। किसानों को लगा होगा कि ये कोई बड़ा नेता नहीं, बल्कि उन्हीं में से एक है। अपनी कमजोरी दिखाकर उसने खुद को और विश्वसनीय बना लिया। ठीक कहा। और इसके बाद मार्शियंस ने सीधे उन बातों पर फोकस किया जिनकी किसानों को जरूरत थी। नए बीज कब मिलेंगे, टैक्स में क्या छूट मिलेगी, नहरों की मरम्मत कब शुरू होगी। मतलब सीधा समाधान। हाँ। नतीजा, भीड़ ने तालियों और जयकारों से उसका स्वागत किया। उन्हें लगा कि किसी ने पहली बार सच में उनकी बात सुनी और समझी है। मार्शियंस ने साबित कर दिया, सबसे असरदार भाषण वो नहीं जिसमें सबसे ज्यादा ज्ञान हो, बल्कि वो जो सुनने वालों के दिल और दिमाग से जुड़े। सहानुभूति, प्रासंगिकता और व्यक्तिगत जुड़ाव, इन तीनों का जादू चलाया उसने। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं था, ये रिश्ता बनाना था। तो आज हमने कार्नेगी के 3 अहम सूत्र समझे। पहला, पहली स्पीच में शुरू में ही कनेक्ट करना और बात को सिंपल और व्यवस्थित रखना जरूरी है। दूसरा, टॉपिक या तो वो चुनो जिसमें आप माहिर हो या जो नया हो, और सुनने वालों के हिसाब से गहराई और ओवरव्यू में बैलेंस रखो। बिल्कुल रखो, लोगों को समझो, उनसे बात करो, अपने अनुभव साझा करो, ताकि एक रियल कनेक्शन बने। अगर इन सब को मिलाकर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। सफल पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ बोलने की तकनीक नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान समझने और सच्चे मानवीय रिश्ते बनाने की कला है। हाँ, ये परफॉर्मेंस से ज्यादा कनेक्शन के बारे में है। दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को समझना और उन पर रिस्पॉन्ड करना, यही इसका सार है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में, जहाँ हर तरफ से इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग हो रही है,
ध्यान खींचना इतना मुश्किल है? क्या डेल कार्नेगी के ये सिद्धांत लोगों से जुड़ना, उनकी जरूरतों को समझना, सहानुभूति दिखाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? निश्चित रूप से ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। कैसे ये पुराने टाइमलेस सिद्धांत आज के शोर भरे माहौल में हमें रास्ता दिखा सकते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।